कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक 6 होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है, इसका प्रतीक C होता है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूप्रकृति में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीवों में, पौधे और जंतुओं का शरीर जो है कार्बन से बना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है इसका परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन में सहसंयोजी अबंध होता है। और सहसंयोजी अबंध का मतलब ये होता है जो एक दूसरे से आयनित होकर के अपना अबंध बनाता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देखा जाए तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो आपको होता है K, L, M, N और आपको बताया जाता है कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहाँ पर n जो है कक्षा की संख्या है। और आपको पता है कि अगर पहली कक्षा में बात करना रहता है तो आप तुरंत बताते हैं कि 2 गुणे 1 का स्क्वायर अर्थात हो जाता है कि 2 और 1 को स्क्वायर करें तो 1 होगा, 2 1 कम 2। और इसी आधार पे अगर देखा जाए तो अगर हमको कक्षा 3 की बताना रहेगा कि कक्षा 3 में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो हम तुरंत कर लेते हैं कि 2 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाता है। और आप कर लेते हैं 3 3 9 2 18 और बता देते हैं कि 18 होगा। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अगर बात करते हैं कार्बन उत्कृष्ट गैस और विन्यास गैस प्राप्त कैसे करता है तो हम तुरंत कहेंगे कि कार्बन चतुसंयोजी होता है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है, इसलिए इसको चतुसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है। और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। जैसा कि आपको पता है कि एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और आपको एक चीज और याद रख लेना है, संयुक्तता और असंयुक्तता में भी आपको यही कहा जा सकता है कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और आबंधित इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। और ये आबंधित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या अधिकतम 7 होती है, 8 और 8 से कम होती है। 8 से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 तक नहीं होता है, 7 से कम 7 तक होता है, 8 से कम ही होता है। और कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन में कहते हैं कि इसमें 2 अणु होते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि एच। इसका मतलब ये हो गया कि एक ये और एक इसमें अगर आबंधित इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या संयुक्तता की बात करते हैं तो इसमें देखिए एच यहाँ पे लिखा गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका और इसका आबंध बनते हैं तो इसको हम कहते हैं, देखिए आबंध बन गया। और इसको कहा जा सकता है एच हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच का आबंध बना हुआ है। और इसी आधार पे हम अलग अलग तत्वों का करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन की करने के लिए हम ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो इसका सूत्र होता है O2 होता है और इसको लिखा जाता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 8 होता है और इसका जो है परमाणु भार 16 होता है। और इसकी बात करते हैं तो ये किस मतलब आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो किसी चीज़ में आग नहीं लगता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन ए भी हो गया, ऑक्सीजन ए भी हो गया। अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो 2 2 6 होता है। और आप कह सकते हैं कि अंतिम कक्षा में आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होता है तो 6 होता है।
इसी आधार पर रखा गया। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसी आधार पर इसका भी रखा गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। और इसमें कॉमन की बात करते हैं, जो कॉमन होता है वही हमारे क्या साझेदारी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और साझेदारी इलेक्ट्रॉन देखिएगा, 2 इसमें का हो गया, 2 इसमें का हो गया, और देखिए 2 इसमें का हो गया, 2 इसमें का हो गया, और कुल मिला करके 4 हो गया। और इसी को हम कहते हैं डबल आबंध कहते हैं। और कहाँ से इसमें दो दो का पेयर बना है, इसलिए इसको डबल आबंध कहते हैं। और डबल आबंध को हम देखिएगा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑक्सीजन परमाणु के बीच द्वि आबंध बना है, इसको डबल आबंध भी कहा जाता है। इसी आधार पे अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की, और आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है N2 होता है। और इसको अगर देखा जाए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इसका नाइट्रोजन का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। और 7 का हम क्या करते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले कक्षा में 2 लिखते हैं, अंतिम कक्षा में 5 हो जाएगा, और कुल मिलाकर 7 हो गया। तो जो 5 है यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको बताया गया कि प्रत्येक कक्षा में 2 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पे n जो एक कक्षा की संख्या होता है। और इसी आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इसका जो हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें जो कक्षों की संख्या जो गया आपको पता हो गया। अब इसकी आवंधित इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा कि 2 इधर हो गया, 1 2 इधर हो गया, 3 3 का बनता है। और इसको त्रिआवंधित इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो आप एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन त्रिआवंध बनता है। और इसको जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु में एकल आबंध बनता है। जिस प्रकार आपको समझाया जा सकता है कि अगर जल लेते हैं तो जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। और H2 आपको मन में याद रख लेना है। अगर H2O की अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करता है तो 2 संबंध 1 के अनुपात में होता है। और इसके अणु भार के अनुपात की बात करता है तो हम हाइड्रोजन का अणु भार निकालने के लिए हम कुछ नहीं कर लेते हैं, लिख लेते हैं 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यानी 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन होता है इसका 16 होता है। अगर इसको अनुपात में रख लिया जाए तो 2 संबंधे 16 होता है। अगर इसको काट लिया जाए तो 1 संबंधे 8 के अनुपात में होता है। और आपको बताया जाता है कि अनुपात जो है हमेशा एकदम न्यूनतम रूप में होता है, और अनुपात का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। इस डाटा को क्या करिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर उसके बाद बात करते हैं जो ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन का यौगिक बनाते हैं तो ये देखिए, अगर हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन में एक अंतिम कक्षा में उपस्थित 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन में बात करते हैं 1 होता है। तो इसका जो अवंधित इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 1 होता है, तो इसमें सीधे सीधे 1 से 1 का आबंध बना लिया जाता है। और कहा जाता है कि जल और ऑक्सीजन, उस जल में उपस्थित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो है एकल आबंध बनता है। यह डाटा को हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं कथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। और अंतराणुक बल का मतलब ये होता है कि जब आप कहते हैं कि दो अणुओं के बीच की दूरी जो होता है अगर सबसे कम होता है तो उसी को अंतराणुक कहा जाता है। अंतराणुक कम होता है और बल बहुत कम होता है, ठीक है। तो एक डाटा को याद करते हुए दूसरे डाटा को भी याद रखिएगा, जैसे मैं आगे देखिएगा समझ में आएगा आपको। लिखा गया सहसंयोजी यौगिक के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेश नहीं, कण नहीं होते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता होता है कि अगर हर एक वस्तु में या तो वह कुचालक होता है तो सुचालक होता है। और कुचालक और एक विद्युत, मतलब ये होता है जिसको कहते हैं विद्युत अर्ध कुचालक कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सहसंयोजी विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब ये होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं करती है। विद्युत धारा प्रवाह न होने के कारण ये होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश नहीं करते हैं, उसमें आवेश नहीं होता है। अगर इसमें आवेश नहीं होता है तो वह गति प्रदान नहीं करता है, जिस कारण उस वस्तु को हम कुचालक कहते हैं। अगर बात करते हैं चालक की, तो जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसको हम चालक कहते हैं। जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसको हम कुचालक कहते हैं।
जिसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होती है उसको अर्धचालक कहते हैं। अगर कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की बात करते हैं तो श्रृंखलन में आइएगा। श्रृंखलन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बना करके लंबी श्रृंखला शाखी श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल या द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है कि चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब ये होता है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु H या क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक को समझने के लिए आपको थोड़ा से ध्यान से देखना होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक ना, या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करता है तो यह संतृप्त और असंतृप्त दो भागों में बांटा जा सकता है। संतृप्त भागों का मतलब ये होता है कि कार्बन परमाणु के बीच की एकल आबंध होता है, और असंतृप्त मतलब ये होता है कि कार्बन परमाणु के बीच जो है डबल और ट्रिपल आबंध होता है। डबल और ट्रिपल आबंध की बात करता है तो वह असंतृप्त में होता है। अगर सिंगल आबंध की बात करता है तो वह संतृप्त में होता है। आइएगा, आपको एक चीज याद करने के लिए परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CnH2n होता है, और ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। और इसी डाटा को याद रखिएगा कि CnH2n+2 जो होता है एल्केन श्रेणी का होता है, और एल्केन श्रेणी में क्या होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जिसमें एकल आबंध बनता है। अगर बात करते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध बनता है और त्रिआबंध बनता है, और द्विआबंध जो बनता है उसको एल्केन श्रेणी कहते हैं, और जो त्रिआबंध बनाता है उसको एल्काइन श्रेणी कहते हैं। इसी डाटा को याद करते समय एक डाटा को और याद करिएगा कि अगर आपसे बात करता है, देखिएगा समझने के लिए आपको पहले हमारा इसमें से 2 कम कर देंगे तो ए हो जाएगा, इसमें से 2 कम करेंगे तो ए हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि एल्केन श्रेणी का समान सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, और CnH2n जो होता है एल्कीन का होता है, और CnH2n-2 जो होता है किसका होता है, तो एल्काइन का होता है। और एल्काइन में आपको हमेशा के लिए याद रखना कि इसमें त्रिआबंध बनता है, और एल्कीन में जो होता है द्विआबंध बनता है, और एल्केन में जो होता है वो सिंगल आबंध बनता है। परीक्षाएं में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की, तो आपको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका बताया जाएगा। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो एथेन का सूत्र अगर आपको पता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम आणविक सूत्र या संरचना के सूत्र के आधार पर किया जाता है। आइएगा समझिएगा। अगर हम इसमें जो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, संरचना सूत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है C, तो हम लिख लेंगे C 1 ठे 2 ठे, और इसके इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अगर क्या करते हैं, जितनी भी हमारा हाइड्रोजन होता है उसको लिख लिया जाता है। अगर इसमें लिखना तो यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन हो जाता है। आइएगा समझिएगा। तो ये सारा डाटा आप समझ ही पा रहे हैं, उसी तरह से लिखा गया। अगर बात करते हैं इसमें सिंगल आबंध की, तो देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है आबंध बनाया जाता है। अगर बात करते हैं कि हाइड्रोजन का नाम, आणविक सूत्र, हाइड्रोजन का नाम, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र कैसे निकाला जाता है, तो आपको आसान तरीका कि मीथेन होता है, और आपको पता है कि मीथेन जो होता है जो गाय होती है, गाय जो जुआली करती है उसमें उसमें जो है पगुरी जिसको आप अपने भाषा में बोलते हैं, उसमें जो है मीथेन गैस पाया जाता है। और जो ये देखें आपके आसपास में पुआल होता है जिसको अपने भाषा में पोरा कहते हैं, जो धान का जो निचला वाला भाग होता है उसमें भी जो है मीथेन पाया जाता है, और गोबर में भी जो मीथेन गैस पाया जाता है। और मीथेन गैस जो होता है बैक्टीरियों को मारने का कार्य करता है, जिसके कारण आपके घर में जो है गोबर की लिपाई किया जाता है, जिससे कि वातावरण क्या होता है वहाँ पे शुद्ध होता है। और इसकी आणविक सूत्र की बात करते हैं मीथेन, तो CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है, और CH4 होता है। तो अगर इसकी संरचना सूत्र की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना रहता है भाई साहब। अगर जो C लिखा गया C1 तो हम लिख लेंगे C1 है, और इसके सभी तरफ क्या लगा लिया जाता है, हाइड्रोजन लगा लिया जाता है। और इसी आधार पर जो हम अलग तत्वों का क्या कर सकते हैं, तो संरचना सूत्र निकाल सकते हैं। इसी आधार पर अगर हम बात करते हैं इथेन का, तो इथेन का भी आप निकाल लेंगे इसी तरह से। जैसे आपको बोला गया C2 है तो C2 लिख लेंगे,
जैसे कि हम आपको लिख कर बताएं, सी हो गया, इसके सभी तरफ जो है हम क्या चिपका देते हैं, तो हाइड्रोजन चिपका देते हैं और आपको तुरंत मिल जाता है कि इथेन जो होता है, इथेन का जो सूत्र होता है C2H6 होता है। ये निकलता कैसे C2H6, तो आपको एक चीज़ याद रखना कि मेथिएथ प्रोब्यूटेंट हेक्स, हेक्स के बाद आता है हेप्टा आक्ट नॉन डेक अनडेक डोडेक, और इस डाटा को याद रखेंगे तो यहाँ पे जो होता है मीथेन एथ होता है, और एथ का जो होता है परमाणु का एथ में जो है कार्बन संख्या 2 होता है, तो हम तुरंत लिख लेते हैं एन का मान 2 होता है। और आपको एक सूत्र बताया गया है जो एल्केन श्रेणी होता है उसका CnH2n+2 होता है, और इसी पर क्या करते हैं रख देते हैं, तो Cn का मान 2 आया तो C का मान 2 रख देंगे, एन का मान 2 रख देंगे, प्लस H हो गया 2n मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा C6 होता है, और C2 हो जाएगा और H6 हो जाएगा। और इसी आधार पे जो हम सभी तत्वों का निकाल लेते हैं। अगर बात करते हैं प्रोपेन का, तो प्रोपेन का भी निकालने के लिए यहाँ पे देखा प्रोप जो होता है कार्बन का जो तीसरा नाम आपको बताया जाता है, वहाँ पे से आनियन का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यही डाटा रखते जाएंगे तो हो जाएगा आपका आपको बताया जाता है Cn क्या बच जाता है CnH2n+2 होता है, और इसी पर रख देंगे तो हो जाएगा एन का मान 3, तो C3 हो जाएगा, और प्लस H2 × 3 + 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा C3 द्वितीय 6 2 8 हो जाता है, यानी H8 हो जाता है। और इसी आधार पे अगर आप भी करना चाहते हैं तो यानी सभी का कर सकते हैं, यानी ब्यूटेन का भी कर सकते हैं, पेंटेन का भी कर सकते हैं, हेक्सेन का भी कर सकते हैं, ऑक्टेन का भी कर सकते हैं, नॉन का भी कर सकते हैं, यानी सबका कर सकते हैं। और इसमें जो है एन प्रत्यय होता है, इस डाटा को क्या करिएगा याद रखिएगा कि इसमें जो है एन प्रत्यय होता है। अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो सामान्य सूत्र होता है इसको याद रखिएगा कि CnH2n होता है, और इसी आधार पे हम सबका एल्किन लिखा गया है। इसका प्रत्यय की बात करते हो तो इन प्रत्यय होता है, और एल्किन एथिन की बात करते हो तो देखिएगा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है एन का मान कितनी है तो 2 है, एन का मान कितनी है तो 2 है, और 2 रख देंगे तो हो जाएगा आपका कि C2H2 × 2 यानी हो जाएगा आपका C2H4 हो जाता है। इसी आधार पे अगर बात करते हैं तो हम सबका निकाल लेते हैं, और इसमें आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें डबल आबंध बनता है, और डबल आबंध बनता है तो हम इसको आबंधित बनाने के लिए हम पहले C लिखेंगे, बराबर लिख लेंगे 2, इसका मतलब ये होगा कि डबल आबंध, और उसके बाद इधर 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 हम क्या लगाते हैं हाइड्रोजन चिपका देते हैं, और इसी आधार पे हम सभी तत्वों का करते हैं। और एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो डबल आबंध बनता है वो मात्र एक जगह बनेगा, न कि जितने कार्बन है सभी की जगह पे हम डबल आबंध बनाएंगे। अगर सभी जगह डबल आबंध बनाते हैं तो हमारा सवाल क्या आने लगता है एरर आने लगता है। तो आपको याद रखना है मात्र एक जगह होगा। अगर इसकी बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के नाम या और आणविक सूत्र और श्रृंखला सूत्र को, तो एकदम आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, जैसे कि आपको अभी बताया गया कि जो असंतृप्त में जो डबल आबंध बनता है जिसको हम कहते हैं एल्केन श्रेणी, और एल्केन श्रेणी का आपको सामान्य सूत्र बताया गया कि CnH2n होता है, H2n होता हो गया। तो इसी आधार पर जैसे एथेन है तो आपको पता है कि एथेन में जो होता है जो परमाणु क्रमांक होता है वह 2 होता है, किसका एथ का जो कार्बन संख्या 2 होता है, और एन का मान 2 हो गया तो एन का मान खाली रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा C2H4 मिल जाता है। अगर बात करते हैं संरचना सूत्र की, तो हमारा इसमें आपको पता है, आपको बताया गया पहले भी बता दिया गया कि C बराबर जो होता है C का इसका मतलब हो गया कि डबल आबंध बन गया, और इसका जो 4 हाइड्रोजन बच रहा है तो चारों हाइड्रोजन को देखिए एक दिशा में, 2 दिशा में, 3 दिशा में, 4 दिशा में लगा दिया जाता है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो है सिंगल आबंध बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन कार्बन है यहाँ पे जो है डबल आबंध बना रहा है। इसी आधार पर जो हम प्रोपीन का ब्यूटीन का सभी का कर सकते हैं। अगर बात करते हैं एल्काइन का, तो आपको बताया इसमें त्रिआबंध बनता है, और त्रिआबंध बनता है तो इसका समान सूत्र होता है Cn क्या होता है तो CnH2n-2 होता है, और इसी आधार पे हम देखिएगा रखेंगे और आपको सारा सूत्र मिलता जाएगा। जैसे कि आपको अभी बताया जा रहा है कि जो क्या है एथाइन है, और एथाइन में जो है कार्बन का दूसरा भाग जो होता है उसको लिया गया है, अगर दूसरा नाम को लिया गया है तो इसका जो एन का मान होता है वह 2 होता है, और इसी मान को जो हम सूत्र पर रखेंगे जो अभी आपके सूत्र बोला गया है कि CnH2n-2 होता है, और इसी सूत्र पे जब रखेंगे
तो यही मान निकल के आता है। सी एन का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस एच था तो हम एच कर लेंगे। और आपको बताया गया कि 2n यानी 2 गुणे एन, एन का मान क्या आया है तो 2 आया है, -2 यानी कि हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा। और एच 2 दूना 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाता है। और इसी का नाम रखा जाता है कि ये जो है एथाइन है। और आपको बताया गया कि एथाइन कैसे आया है। अगर बात करते हैं इसकी क्या संरचना सूत्र, तो इसका थोड़ा सा पहले का संरचना सूत्र जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, उसके बाद किसी का दिक्कत करेगा नहीं। आइएगा समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो है C2 है, तो देखिए यहाँ पे C2 हो गया। और हाइड्रोजन भी 2 है, तो देखिए एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। अगर इसी आधार पे अगर हम सभी तत्वों को करते जाते हैं तो होता जाता है, जैसे में हम प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया। अगर संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, एक सीधी श्रृंखला होती है और एक शाखित श्रृंखला होती है। सीधी श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जो एक ही लाइन में सीधे सीधे लिखा जाता है। और शाखित श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जिसको घुमा फिरा कर लिखा जाता है। और आपको समझने के लिए एकदम आसान तरीका बताया जाएगा कि जो कार्बन होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि देखिए ये आराम से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अगर इसी बात की बात करते हैं तो इसको हम प्रोपेन कहते हैं। और प्रोपेन का सूत्र जो होता है C3H8 होता है। और प्रोपेन जो है आपको बताया गया है कि ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रूप है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है, इसमें एल्केन श्रेणी आता है। और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और इसी आधार पे हम करते हैं तो हमारा जो 3 आया है, तो देखिए 1 2 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया गया। देखिए सिंगल बॉन्ड बनाया गया सबके बीच और कह सकते हैं। और इसका सूत्र निकालना आपको अभी बताया गया कि CnH2n+2 का प्रयोग करके निकालते हैं। और एन का मान जहाँ भी हो वहाँ पे क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। और इसी आधार पर निकालेंगे, निकल जाएगा। यानी ये पेंटेन का भी निकालना चाहते हो उसी आधार पर निकल जाएगा। अगर उसके बाद देखिएगा आपके सामने लिखा गया है, जितना भी लिखा गया सब पर निकाल सकते हैं। एक वलय की बात करते हैं तो वलय क्या चीज़ होता है थोड़ा सा समझिएगा। वलय जो होता है यह वृत्ताकार होता है और वृत्त के आकार का होता है। आप समझने के लिए प्रयोग करिएगा कि वृत्त क्या होगा। अगर संतृप्त की बात करें और संतृप्त की बात करते हैं तो आराम से समझना है। देखिए ये हमारा कार्बन का छः कार्बन लिखा गया है। इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया गया, इसलिए इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा गया है। यह संतृप्त वाला कहा जाएगा। और इसमें देखिएगा डबल डबल बना है, इसलिए इसको असंतृप्त कहा जाता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि डबल किस में होता है, असंतृप्त होता है। और सिंगल किस में होता है, संतृप्त में होता है। और प्रक्रियात्मक समूह की बात करें तो प्राकृतिक समूह जो होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में आता है। तो एक या अधिक हाइड्रोकार्बन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हाइड्रोजन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोकार्बन की इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। अगर बात करते हैं या विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु का समूह जो कार्बन यौगिक की अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। और इसी के साथ आप समझ लीजिए कि प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको अपने भाषा में याद रखना होगा कि अगर बात करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो इसमें जो है ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन में तो प्रक्रियात्मक समूह इसको हेलो क्लोरो या ब्रोमो कहते हैं। और इसमें एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है। तो हेलो एल्कोहल के लास्ट में क्या होता है, Cl होता है। और ब्रोमे में Br होता है, ठीक ना। ऐसे करके सूत्र और लिखा जाता है। और जो एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल के लास्ट में जो होता है OH होता है। और एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड के लास्ट जो प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र लिखा जाता है उसमें देखिए इस रूप में लिखा जाता है -C और सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O करके लिखा जाता है। और इसी आधार पर जो कीटोन होता है, कीटोन में भी किया जाता है। इसमें देखिए ऐसे करके C लिखा जाता है, ऐसे करके और डबल बॉन्ड नीचे बना करके O लिखा जाता है। और इसी आधार पे हम किसका करते हैं तो कार्बोक्सिल अम्ल का भी करते हैं। कार्बोक्सिल अम्ल में आपको करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस इतना से डाटा याद रख लेना है कि -C करते हैं, -OH करते हैं और ऊपर से डबल बॉन्ड बना करके O लिखा जाता है। लास्ट में ये प्रक्रिया होता है। अगर बात करते हैं एल्केन समूह की, तो एल्केन समूह में हमारा क्या होता है तो प्रक्रियात्मक समूह की बात करता है एल्केन समूह की के, तो हम कर लेते हैं लेस देन ऐसे कर करके, उसके बाद C लिख लेते हैं, फिर डबल कर लेते हैं, डबल मतलब डबल बंद हो जाता है, उसके बाद C लिख लेते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन ऐसे कर लेते हैं।
आइए अब बात करते हैं एल्काइन समूह की। तो एल्काइन समूह में कुछ नहीं करना है। एल्काइन समूह में आपको याद करने के लिए हमेशा के लिए याद कर लेना है कि माइनस क्या होता है, सी होता है, यानी ये लास्ट में होता है। और उसके बाद जो आप मंझला कोष्ठक करते हैं ऐसे कर लेते हैं, और सी लेते हैं फिर ऐसे कर लेते हैं। और हमेशा के लिए याद रख लेना है कि कोष्ठक जो है हमेशा 4 प्रकार होता है। बार कोष्ठक होता है, उसके बाद छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक होता है। जो किसी के ऊपर जैसे ऐसे लिखा रहता है तो उसको हम बार कोष्ठक कहते हैं, और ऐसे जो लिखा रहता है तो उसको छोटा कोष्ठक कहते हैं, और ऐसे लिखा जाता है तो उसको मंझला कोष्ठक कहते हैं, अगर ऐसे लिखा जाता है तो उसको बड़ा कोष्ठक कहते हैं। यानी कोष्ठक 4 प्रकार का होता है, और इसको हल करने के लिए बदमाश का प्रयोग होता है। BODMAS का प्रयोग करते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब का, डी का मतलब डिवाइड, ए का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी लास्ट में घटाया जाता है। आइए सजातीय श्रेणी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सजातीय श्रेणी की। तो सजातीय श्रेणी याद करने के लिए आपको आराम से याद रख ले हो जाएगा कि सजातीय श्रेणी यौगिकों की श्रृंखला में जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रस्थापित होता है। उदाहरण के लिए देखिए CH3OH, C2H5OH। अगर इसमें 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 अंतर निकालेंगे तो अंतर हमेशा का आएगा, समान आएगा। जैसे कि आपको देखिएगा, अगर इसका अंतर किया जाता है इतनी यानी इस वाले में से इस वाले को घटा लिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा शेष क्या बचता है कि C बचेगा और H2 बचेगा, H2। इसमें से इसको घटाएंगे तो भी वही बचेगा CH2। यानी सबका अंतर क्या आता है? समान आता है, इसलिए इसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। समान सामान्य सूत्र, यानी सजातीय श्रेणी की उपरोक्त सदस्यों में CH2 का अंतर है तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्म में विभिन्नता आती है। यानी आपको हमेशा याद रख लेना है कि सजातीय श्रेणी में जो अंतर होता है वह हमेशा समान आता है। कार्बन यौगिक की नाम पद्धति। यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक समूह को प्रोलग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाने के लिए। प्रोलग्न मतलब ये होता है जिसको आप अपने भाषा में हिंदी में बोला जाता है उपसर्ग, और अनुलग्न मतलब आगे लगना, मतलब आगे, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी आपको हमेशा सुफिक्स और प्रीफिक्स को क्या कर लेना है? याद रख लेना है। जिससे हैलोजन की बात करता है तो हैलोजन में पूर्व लगन जो होता है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो होता है। क्या होता है? तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो होता है, और ये जो होता है सबसे पहले लगा लिया जाता है। और क्रोमो को के लिए Cl का प्रयोग किया जाता है, ब्रोमो के लिए Br का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं आयोडो, तो आयोडो के लिए I का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है अगर इसमें अगर पुल्लिंग के जो मतलब होता है ये शब्द से पहले लगाया जाता है, लेकिन अगर सूत्र में बात करता है तो सूत्र में या लास्ट में होता है। आइएगा बात करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। जो अगर बात करते हैं हो गया, उसके बाद एल्कोहल में बात करते हैं। तो एल्कोहल का आपको कुछ ही याद रहे या ना रहे, लेकिन ये डाटा जरूर याद रहना चाहिए कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में अनुलग्न होता है, इसको आल कहते हैं। और अगर सूत्र में बात करते हैं तो लास्ट में OH लगाया जाता है। और यहाँ पे प्रोपेनॉल लिखा गया, प्रोपेन में आल जोड़ दिया है इसलिए प्रोपेनॉल हो गया। और प्रोपेनॉल में जब जोड़ते हैं तो हमारा होता है, देखिएगा, सिंगल बॉन्ड बनता है। ए बी सिंगल बॉन्ड बना है, देखिए। उसके बाद सबके पास एक एक से हाइड्रोजन लगा दिया गया, लास्ट में क्या लिखा था? OH। और आपको पहले भी बोला गया था इसके लास्ट में क्या होता है? OH होता है। और इसका प्रत्यय क्या होता है? तो आल प्रत्यय होता है। और एल्डिहाइड की बात कर ओल प्रत्यय होता है, और एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में जो है आल प्रत्यय होता है। और ये आल प्रत्यय के लिए हम क्या अल भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में आल बोलते हैं, और हिंदी में अल बोलते हैं। अगर इसका प्रत्यय पता हो गया तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आपको पता है कि एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड में डबल आवन बनता है, और लास्ट में जो है वो सी के बाद डबल ओ होता है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया। और ये प्रतीक होता है, ऐसे आपको भी याद रखना होगा। और देखिए, कुछ नहीं क्या, यानी 3 को हमारा इसका प्रोपेनल का अगर सूत्र निकालेंगे तो हमारा सामान्य सूत्र इसका तो हमको नहीं याद है, लेकिन याद रखिएगा कि कितनी इसका सामान्य सूत्र होता है। तो आपको याद रखने के लिए कि आपको ये भाषा बता दिया जा रहा है कि CN होता है, उसके बाद H2N और O होता है, जिसका मतलब ए हो गया। यानी ए सामान्य सूत्र होता है। इसी प्रकार करके हम क्या करते हैं, जब समान इसका सूत्र संरचना सूत्र लिखा जाता है तो हमको क्या करते हैं, एक लाइन में C लिख लिया जाता है, और लास्ट में जो होता है खाली बस O बराबर कर लिया जाता है। O से पहले डबल आबंध बना लिया जाता है। यही प्रक्रिया कीटोन में भी होती है। देखिए, कीटोन को समझने के लिए हमारा जो है कार्बन होता है, कार्बन में डबल आबंध बना लिया जाता है।
और कार्बन कीटोन जो होता है इसमें ऑन लगता है, लास्ट में क्या लगता है, ऑन लगता है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं तो इसमें आइक एसिड लगता है, क्या लगता है, आइक एसिड लगता है, और इसके लास्ट में ओ एच होता है, जैसे कि आपको बताएंगे एल्कोहल में ओ एच होता है। और एल्किन की बात करते हैं, एल्किन का तो एन प्रत्यय होता है, आपको पहले भी बोला गया था कि एल्किन जो होता है इसमें एन प्रत्यय होता है, और एल्काइन में आइन प्रत्यय होता है, और उसके बाद एल्केन में एन, एल्केन में एन, एल्किन में इन, एल्काइन में आइन प्रत्यय होता है। और प्रत्यय को जरूर याद रखिएगा, तभी आपको फायदा करेगा। और आपको बताया जाता है कि कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो दहन का मतलब ये होता है जलना। और आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आपको कहा गया कि जो कार्बन होता है, दहन होता है, CH4 लिखा है, CH4 में मेथेन हो गया, मेथेन में क्या मिलाने पर, ऑक्सीजन मिलाने से वह दहन होता है, दहन होकर के वह किस किस भाग में रूपांतरित हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, और उष्मा को उत्सर्जन करने लगता है, और प्रकाश का भी उत्सर्जन करने लगता है। और कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीले स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ये देखिए, ये डाटा याद रखिएगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है, और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है। और ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसका सूत्र अगर बात करते हैं तो CH3CH2O यानी इथेनॉल होता है। और यह किसके किसके साथ, तो आपको बताया गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, किसके साथ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ठिन मिलने पर यह क्या होता है, CH3COOH हो जाता है। और CH3COOH किसका सूत्र, तो आपको याद रखना एथेनॉइक अम्ल का होता है, ठीक है। यानी एथेनॉल जो आपको पता हो गया कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल कार्बोक्सिल में परिवर्तित हो गया, क्या हो गया है, किसकी उपस्थिति में हुआ, तो K2Cr2O7 की उपस्थिति में हुआ है। बात करते हैं संलग्न अवक्रिया की, संकलन अवक्रिया की, तो ये हाइड्रोजनीकरण होता है, और इसमें पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन छोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और जब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो इसी को कहा जाता है संकलन अभिक्रिया। और वनस्पति का नाम आप सुनने होते हैं कि वनस्पतियों में जो होता है, वनस्पतियों तेल से वनस्पतियाँ घी का निर्माण इस प्रकार किया जाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अगर कमरे के तापमान पर जो द्रव अवस्था में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तेल कहते हैं, और जो जम जाता है उसको घी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि अपने एक स्थान से प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो मेथेन होता है, मेथेन को और क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो CH3 है, CH3 हो गया, Cl हो गया, इसमें उत्सर्जन Cl का हो गया। तो देखिएगा आराम से यहाँ पे हाइड्रोजन का, यहाँ से हाइड्रोजन का और यहाँ से क्लोरीन का प्रतिस्थापन होकर के यहाँ हो गया है, और इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल होते हैं। और इथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, इथेनॉल के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा कि यह रंगहीन, गंधहीन और जलने वाला स्वाद उत्पन्न करता है, जल में घुलनशील होता है, और वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, और यह उदासीन प्रकृति का होता है। यानी आपको इथेनॉल के बारे में इतनी डाटा याद रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो सोडियम के साथ अभिक्रिया, देखिए सोडियम हो गया, और सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो आराम से देखिए क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है, और उत्सर्जन किसका करता है, हाइड्रोजन का उत्सर्जन करता है।
यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति से एथेनॉल की जांच इस प्रकार द्वारा किया जा सकता है। निर्जलीकरण की बात करता है तो निर्जलीकरण में भी आप समझ लीजिएगा, देखिए सूत्र है CH3CH2OH, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर CH2 डबल अपन CH2 प्लस H2O बनाता है। अगर एथेनॉइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो यह रंगहीन द्रव होता है, स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसा गंध होता है और इसका क्वथनांक जो होता है 391 केल्विन होता है। किसका? तो एथेनॉइक अम्ल का। और एथेनॉइक अम्ल से संबंधित शुद्ध एथेनॉइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी रासायनिक सूत्र की बात करता है तो एस्टीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो एस्टीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसको कहा जाता है CH3COOH। अब प्लस मतलब योग करने पर या मिलाने पर CH3CH2OH से और किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो एक एस्टर के रूप में बनता है, जिसका निर्माण होता है CH3COCH2CH3 डबल O, यानी इसको हम एस्टर कहते हैं और एस्टर के रूप में निर्माण होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। अगर साबुनीकरण की बात करते हैं तो साबुनीकरण में हमारा जो होता है CH3COCH2CH3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया होने पर निर्माण किसका होता है? तो इस विधि से साबुन तैयार किया जा सकता है। यानी साबुनीकरण विधि से क्या साबुन तैयार किया जाता है? तो साबुन तैयार किया जाता है। और साबुन जो होता है क्षारीय होता है। और आपको एक चीज़ याद रख लेना है कि जो क्षार होता है वह 7 से अधिक जिसका pH मान होता है वह क्षारीय होता है, अगर 7 से कम जिसका होता है उसका अम्लीय होता है, अगर 7 होता है तो उसको हम उदासीन कहते हैं। यह क्षार से अपक्रिया और क्षार से अपक्रिया, कार्बोनेट था हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया, ये डाटा को याद रखिएगा। हम बस मेन फैक्ट जो उसको बता दे रहे हैं आपको। साबुन और अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, उदाहरण के लिए C17H35 COONA+। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर या मृदु जल में सफाई किया करते हैं। साबुन अणु में जलरागी सिरा होता है, जो आयनिक भाग होता है। जलविरागी सिरा होता है, लंबी हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला होती है। जलरागी आयनिक सिरा, जलविरागी सिरा। साबुन अणु की संरचना। साबुन अणु की संरचना की बात किया जाता है तो साबुन की सफाई प्रक्रिया, मैल तैलीय होते हैं। जलविरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जलरागी सिरा के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, जिससे मिसेली संरचना बन जाती है। यानी ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? तो मिसेली संरचना कहते हैं। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अपक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कीम बनाती है या नहीं बनाता है? अघुलनशील स्कीम नहीं बनाता है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। आप लोग इस चैप्टर को जरूर याद रखिएगा।